हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 7 कक्षा 8 की चैप्टर को पूरा पढ़ा था, पौधों एवं जंतु का संरक्षण। तो उस चैप्टर में हमने हर चीज़ समझी थी, पढ़ी थी, कैसे कैसे पौधों जंतु का संरक्षण करना चाहिए, किस प्रकार संरक्षण करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जरूरी है, और आप अच्छी तरह उसको समझे थे। अब बारी है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर की। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। क्या कहलाता है वह? अभयारण्य। क्या कहलाता है उसका? अभयारण्य। ख, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। ग, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ये पलायन करते हैं। किस परिवर्तन के कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो पहला प्रश्न जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है, देखिए। वन्य प्राणी उद्यान ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन्य प्राणी एवं परिरक्षित जंतु, ठीक है, जहाँ पे वन्य प्राणी एवं वन्य जीव ऐसे क्षेत्र हैं, वन्य प्राणी उद्यान ऐसे उद्यान जहाँ पे वन्य प्राणियों को रक्षित या सुरक्षित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है वन्य प्राणी उद्यान, ठीक है। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं और उनके संसाधनों और तथा वहाँ पे रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने के लिए सुरक्षित किया जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सभी प्रकार के पौधे, जंतु और उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी आपस में पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करते हैं, तीनों एक दूसरे के यूटिलाइज करके, सहायता करके रहते हैं। तो ये हुआ आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद एक चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। अब चिड़ियाघर क्या होता है? चिड़ियाघर जो है मानव निर्मित होता है। चिड़ियाघर क्या होता है? मानव निर्मित कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। जबकि अभयारण्य क्या होता है? वह प्राकृतिक स्थान जहाँ पे जंतुओं और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास पर सुरक्षित रखा जाता है, उसको बोलते हैं अभयारण्य, ठीक है। अब चिड़ियाघर में क्या होता है? नंबर 2, चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते। चिड़ियाघर में उनके लिए एक जगह बनाई होती है जहाँ पे वो रहते हैं, जबकि अभयारण्य में कहीं भी जीव जंतु आ जा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं होता, जबकि अभयारण्य में वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित आवास होता है। तो इसका ग है संकटापन्न स्पीसीज और विलुप्त स्पीसीज में क्या अंतर है? नाम है संकटापन्न, ऐसी स्पीसीज जिनके जीवन पे विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा हो, खतरा मंडरा रहा हो, उनको बोलते हैं संकटापन्न स्पीसीज। विलुप्त स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जो कि विलुप्त हो चुकी है, जो कि नष्ट हो चुकी है, उनकी स्पीसीज को होता है विलुप्त स्पीसीज, जैसे डायनासोर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात क्या होता है? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जात को या पेड़ पौधों को उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहा जाता है। जबकि प्राणी जात क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या को प्राणी जात कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, वन्य प्राणी होता है। तो जब वन उन्मूलन होता है तो वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव होता है? देखिए, जब हम वनों को नष्ट करते हैं तो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु जो है, जो कि वनों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए, उनको आवास नहीं मिलता, उनको भोजन नहीं मिलता, तो वे अपने आवास क्षेत्र के नहीं मिल पाता उनको, और वे मर जाएंगे, भोजन
के बिना और रहने के आवास स्थान के बिना वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, जिससे वहाँ के जानवरों की लाइफ भी या जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वनोन्मूलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है वन्य जीवों पर। ठीक है, तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा आपका पर्यावरण। अब वनोन्मूलन का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैंने जब ये पढ़ाया है तो आपको मैंने बताया था कि जब वन हम काटते हैं, नष्ट करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो क्या होता है, आपके पेड़ पौधे ही एक ऐसे इस पारिस्थितिक तंत्र के भाग हैं जो कि वर्षा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन देते हैं और जल चक्र को पूरा रखते हैं और विश्व उष्णन की प्रक्रिया को कम करते हैं। तो अगर वनस्पति जात को हटा देंगे, हम पेड़ पौधों को हटा देंगे, जंगलों को काट देंगे, तो ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएगी। यानी पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और विश्व उष्णन की जो प्रोसेस है वो भी तेज़ी से होने लग जाएगी और विश्व उष्णन की वजह से ग्लेशियर पिघलकर महासागरों का जल बढ़ जाएगा, जिससे कि पृथ्वी जो है लगभग पानी में ढक जाएगी। तो इस प्रकार जो है पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हाँ, पर्यावरण को हमारे फेफड़े भी कहा जाता है, मतलब पर्यावरण को कहा जाता है, पर्यावरण के फेफड़े कहा जाता है वनों को। जो वन होते हैं उनको कहा जाता है पर्यावरण के फेफड़े। तो जब फेफड़े नहीं तो सांस कहाँ से लेंगे? इस प्रकार जो है आपके पर्यावरण पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तीसरा है आपका गांव, ग्रामीण क्षेत्रों पे क्या असर पड़ता है वनोन्मूलन का। तो जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव वनों के समीप रहते हैं, वे अपनी जीविका जो है वनों से निकालते हैं, यानी वनों की लकड़ी बेचते हैं, वनों के फल बेचते हैं, वनों की पत्तियाँ, दवाइयाँ निकालते हैं, वो बेचते हैं। तो जब हम वनों को काट देंगे तो उनका जो ये दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो अब जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, तो उनके जीवन में भी असंतुलन हो जाएगा और वह ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों को प्रभावित करेगा। उसके बाद है शहरी क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो शहरी क्षेत्रों में चलने वाले जो उद्योग धंधे होते हैं ना, उद्योग फैक्ट्री होती है, आपको पता ही है, वे कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और कच्चे पदार्थ उनको पता है कहाँ से मिलते हैं। कच्चे पदार्थों का जो प्राप्ति होती है हमें वनों से। तो जब आप वनों को काटेंगे तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो ये भी हो गया। अब पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने आपको बताया था मृदा अपरदन होगा। जब आप वृक्ष को काट देंगे तो मृदा की ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है वह क्या होती है, जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो बाढ़ आ सकती है, तो मृदा की उपजाऊ क्षमता वाली जो ऊपरी परत है वो बह जाएगी और धीरे धीरे मृदा मरुस्थल के रूप में बन जाएगी। इस प्रकार जो पृथ्वी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और पृथ्वी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में संतुलन जो है बिगड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देगा और पृथ्वी का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसके बाद अगली पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वनों को काटा जाए तो वनोन्मूलन से क्या होगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, उसको ना ही तो अच्छी वायु मिल पाएगी, शुद्ध हवा मिल पाएगी और ना ही उनको वनों से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं, जो फायदे हैं वो मिल पाएंगे। ठीक है, तो वन हमारे प्राकृतिक धरोहर है जिसे हमें बचाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को जो आज हम प्राकृतिक चीज़ें उपयोग कर रहे हैं वो भी कर सके। तो इस प्रकार जो है आपका प्रश्न नंबर 3 भी पूरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। तो ये अभी आपको मैंने बताया, ये जो 4 हमने पढ़े, यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात जो है वृक्ष खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से, और वृक्ष खत्म हो जाएंगे तो पृथ्वी पे तापमान में असंतुलन हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, विश्व उष्णन की प्रक्रिया में भी ज़्यादा गति आएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो है महासागरों का जल बढ़ जाएगा और पृथ्वी पानी में ढक जाएगी। इसके अलावा भूमि की उर्वरक जो क्षमता वाली जो ऊपरी परत है वो भी बह जाती है, बाढ़ और सूखे वाले हालात पैदा हो सकते हैं। तो इतना कुछ होगा अगर हम वृक्षों को काटते रहते हैं। दूसरा, किसी जंतु के आवास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा।
अब जंतु में पेड़ पौधे भी आते, जंतु में आपके पक्षी भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, मनुष्य भी जंतु में मारे जाते हैं। तो क्या होगा, आपकी अपनी बात कर लीजिए, अगर आपके आवास स्थान से आपको हटा दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए तो क्या होगा। एक तो पहली बात, आप अपने आप को एडजस्ट कर नहीं कर पाओगे, आप कहाँ जाओगे, और आपको फिर नई जगह जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी जंतु के आवास को अगर बाधित किया जाए तो उसको रहने के लिए नई जगह चाहिए जिसमें वह अपने आप को अनुकूलित नहीं कर सकता, तो उसके अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो सकता है और वो मृत्यु हो सकता है, मर सकता है। तीसरा, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा। अब मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होना मतलब जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत होती है जिसपे हम खेती करते हैं, अगर वो अनावृत यानी वह बह जाए, हट जाए तो क्या होगा। तो हम ना फसलें उगा पाएंगे, ठीक है, ना ही हम धीरे धीरे जो है मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी और उसमें ह्यूमस नहीं रहेगा और हम फसलें नहीं वो उगा पाएंगे और कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे। धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगी। तो उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। अब आया प्रश्न नंबर 5। संक्षेप में उत्तर देने हमने क, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता मतलब एक स्थान पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जब रहते हैं उसको बोलते हैं जैव विविधता। तो हमें जैव विविधता उसको क्यों संरक्षण करना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव हो सके। यानी अगर जैव विविधता ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी में जैव विविधता के कारण ही जीवों में संतुलन बना रहता है। ख, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो अब आपको पता है जो वन सेंचुरीज होती हैं, जो उद्यान होते हैं, जो सुरक्षित किए होते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं होते जंगली जानवरों के लिए। क्यों, आपको पता है कि मनुष्य जो है कैसा इंसान है, लालची इंसान है, जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कुछ जो है लालची इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए क्या करते रहते हैं, उनको मारते रहते हैं, उनका शिकार करते रहते हैं, उनकी खाल के लिए, उनके सींगों के लिए। तो इस प्रकार संरक्षित वन में भी वन्य जीवों का जीवन जो है सुरक्षित नहीं होता। ग, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे। अब आपको पता है आदिवासी लोग क्या करते हैं, वनों के निकट रहते हैं, जंगलों के पास रहते हैं, तो वो अपनी मैक्सिमम जो अपनी नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, वो जंगलों से निकालते हैं। यानी भोजन, जैसे वो फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, वो भी जंगलों से मिलते हैं। अपने लिए लकड़ियाँ लाते हैं, जलाते हैं, घर बनाते हैं, वो भी जंगलों से मिलता है। और अपना भोजन शिकार करते हैं, जंगली जानवरों को मारते हैं, पशुओं को मारते हैं, पक्षी को मारते हैं, वो भी जंगलों से मिलता है। तो अगर वे जंगल नहीं रहेंगे तो उनकी ये सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, ना भोजन ले पाएंगे, ना वो आवास अपना बना पाएंगे। तो इस प्रकार जो है आदिवासी लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। अगला है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है, मैंने आपको बताया था। रेड डाटा पुस्तक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें विलुप्त होने वाली प्राणी जात व वनस्पति जात के रिकॉर्ड को रखा जाता है, ठीक है। अब प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, कुछ जीव अपनी जलवायु परिवर्तन के कारण अपने वास्तविक आवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे आवास स्थान पर लंबे समय के लिए रहने के लिए चले जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रवास। और ऐसे जीवों को बोला जाता है प्रवासी जीव। तो प्रश्न नंबर 5 भी आपका पूरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की, इसका प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। फैक्ट्रियों के एवं आवास की मांग की आपूर्ति के लिए वनों की अनावरण कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं से वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, इस पे चर्चा कीजिए और संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। देखिए, अब आपको पता है औद्योगिकरण हो रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही है, कारखाने लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली लगने चाहिए, जिससे डेवलपमेंट हो रही है, हम आगे कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और हमारा देश विकासशील देश है जो कि धीरे धीरे विकसित होने की तरफ अग्रसर है। तो ये चीज़ें लगनी चाहिए। परंतु अगर फैक्ट्रियाँ ऐसी लगती रही, औद्योगिक धंधे ऐसे लगते रहे तो क्या होगा, एक तरफ हम डेवलप तो जरूर हो जाएंगे लेकिन हमारी जो वन संपदा है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्रियों की आवास की मांग को पूरा करने के लिए हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। हम लगातार वनों की कटाई करी जा रहे हैं,
और उस कटाई करने के कारण जो खाली जगह हो रही है वहाँ पे उद्योग धंधे लगा रहे हैं और अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग जो है जंगलों को काट रहे हैं और जंगल कट रहे हैं, तो हमारा वातावरण जो है क्या हो रहा है, संतुलन खराब हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा में संतुलन नहीं बन पा रहा है और धीरे धीरे जो है विश्लेषण की प्रक्रिया मैंने जैसे पहले बताया वो ज़्यादा हो जाएगी और शुद्ध हवा लेना मुश्किल हो जाएगा और प्राकृतिक संसाधन हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए अनावश्यक रूप से वनों को कटान को रोकना चाहिए ताकि जो है वन्य जीवन एवं प्राकृतिक संतुलन बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार करिए। देखिए, आप अपने अपने घरों में रहते हैं और आप अपने अपने आसपास के माहौल को, अपने अपने गांव को कैसे हरियाली यानी हरा बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम पेड़ लगाएंगे। नंबर 2, वहाँ पे हम फल फूल क्यारियाँ आदि ऐसे बगीचे लगाएंगे जिसमें फूल हो, जिसमें हरी हरी घास हो और फूल पौधे हो। तो हम क्या करेंगे, अधिक अधिक से पेड़ लगाएंगे, पार्क आदि बनाएंगे, सड़कों के किनारे पेड़ लगाएंगे, ठीक है। कागज़ बचाएंगे, कम से कम पेड़ों की कटाई करेंगे, लोगों को अधिक वृक्ष लगाने के लिए जागरूक करेंगे। तो ये हम कार्य कर सकते हैं अपने आसपास के क्षेत्र को हरा बनाने के लिए। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, वनों को नष्ट करने से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है। मतलब मैंने आपको बताया था जब मैंने वनोन्मूलन पढ़ाया था, यानी वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को नष्ट करना, यानी वनों की लगातार कटाई से वर्षा कम कैसे होती है। अब आपको पता है वन जो है वातावरण या पर्यावरण के फेफड़े हैं। वन जो है जल चक्र को पूरा करते हैं। वर्षा होती है तो पेड़ पौधे जो है पत्तियों के द्वारा जो है पानी को हवा में वाष्प छोड़ते हैं। जल वाष्प जो है धूप के कारण ऊपर उठते हैं और बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। अगर आपके जो है पेड़ जो है हम लगातार काटेंगे तो पेड़ों की पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जल वाष्प निकलते हैं, वो प्रक्रिया कम हो जाएगी, अर्थात वाष्प बनकर ऊपर कम जाएंगे, बादल कम बनेंगे, वर्षा कम होगी। इसलिए वन काटने से वर्षा की दर धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगला प्रश्न नंबर 9, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र पर उसकी स्थिति दर्शाइए। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आ भी नहीं सकता आपको, वैसे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न देखिए, हमें कागज़ की बचत क्यों चाहिए। पहली बात, हम जानते हैं कि ये कागज़ों का निर्माण पेड़ पौधों की छालों से, पेड़ पौधों से होता है। तो अगर हम लगातार जो है कागज़ बेहित्यासा उपयोग करते रहे, फालतू में इधर उधर व्यर्थ में काट के फेंकते रहे, तो लगातार पेड़ काटे जाएंगे और एक समय आएगा सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए ताकि पेड़ बचाए जा सकें। लगभग हम डेली एक कागज़ बताएं तो एक साल में हम लगभग 15 से 20 पेड़, उससे ज़्यादा पेड़ की बचत कर सकें। तो किन किन कारणों के द्वारा अपने कार्यकलापों के द्वारा हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। नंबर 1, हम कागज़ का पुनः चक्रण कर सकते हैं। नंबर 2, हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। मित्र व्ययिता यानी फालतू हम कागज़ों को दुरुपयोग से बचाएंगे और सभी जन साधारण को कागज़ों का पुनः चक्रण, कम उपयोग करना और उसको सही तरीके से उपयोग करने के बारे में जागरूक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 दिया इन्होंने, एक शब्द पहले है, इसको पूरा करना है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। पहला है विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक। विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक होती है आपकी रेड डाटा पुस्तक। पौधों, जंतुओं की, सूक्ष्म जीवों की किस्म भिन्नताएं, तो ये बनानी है, आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या बनेगा देखिए, पहले से रेड डाटा पुस्तक बन जाएगा आपका, रेड डाटा पुस्तक नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरा बन जाएगा आपका नीचे को जैव विविधता। तीसरा बन जाएगा बाएं से दाईं ओर क्या, संकटापन, इसमें मतलब इधर का भी और इधर का भी आ गया। और चौथा जो है बाएं से दाईं तरफ विशेष क्षेत्रीय, ठीक है,
तो इस प्रकार जो है इसको आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो में हमने इस पाठ के अभ्यास के सभी प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ आए होंगे और अच्छी तरह आपने इनको किया होगा। इस प्रकार हमने चैप्टर 7 कक्षा 8वीं का पौधों एवं जंतु का संरक्षण पूरा किया, पूरा पढ़ा और उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी पूरे पढ़े। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में एक कुछ नया लेके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।